Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the subdivisions of peripheral nervous system. So dear students, divisions of peripheral nervous system. So peripheral इसको क्यों कहते हैं dear students? Because it is located away from the center of the body. So दो मेजर डिविजन्स हैं, यहाँ पर दो तरह के पाथवेज बनेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए. द सेंसरी पाथवेज and the motor pathways. So sensory का मतलब तो आपको क्लियर कट हो चुका होगा. Sensory is related to receiving impulses from the receptors and sending towards the CNS. और pathway मतलब वो रास्ता जिसके जरिए ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से. क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेंसरी पाथवेज दे कैरी इंपल्सेस. हम बार बार ये इंपल्स का वर्ड्स यूज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इसीलिए मैंने शुरू में इसको डिफाइन कर दिया था और उसको आपको क्लियर कर समझा दिया था कि व्हाट इज इंपल्स. इंपल्स का मतलब यहाँ पर नर्व इंपल्स है, और नर्व इंपल्स को डियर स्टूडेंट्स हमने किस तरह से डिफाइन किया था, दैट इट इज अ वेव ऑफ electrochemical changes that travel along the length of neurons. Yes dear students, तो इसको याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि बार बार इस्तेमाल हो रही है. सो इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलो डियर स्टूडेंट्स ब्रेन के हवाले से, चूँकि हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. तो ब्रेन के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, जितनी इसके अंदर बिजली मौजूद है, क्योंकि टोटली ब्रेन जो है ये इलेक्ट्रिकल वेव्स के ज़रिए काम कर रहा है, इससे 25 वॉट का जो बल्ब है वो आसानी से रोशन किया जा सकता है जितना करंट दौड़ रहा है हमारे ब्रेन के अंदर. सो इट वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो कैरी इम्पल्सेस, द सेंसरी पाथवेज दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम receptors towards the CNS. Yes dear students. और receptors भी dear students बहुत डिटेल के साथ आपको समझाया था. Receptors, these are the organs or tissues or cells which are able to detect the changes in the environment. Yes my dear students. तो चेंजेस इन द एनवायरनमेंट क्या कहा था, दैट इज द स्टिमुलस. वो चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं, वो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकती हैं. तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन या वो टिश्यू या वो सेल जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर. उसने उस स्टिमुलस को रिसीव किया और फिर ये कनेक्टेड होता है टू द सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व्स. इस सेंसरी पाथवे के जरिए होता हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता हुआ इट मूव्स टुवर्ड्स द अल्टीमेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसका एक ही रास्ता, एक ही पाथवे है, इसका एक ही मोटिव है. जबकि मोटर पाथवेज डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरह के रूट बनाएंगे मोटर पाथवेज. तो पहले मोटर पाथवे को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं. द मोटर पाथवेज कैरी impulses or nerve impulses from CNS यानी कि central nervous system यानी कि brain and spinal cord towards effectors. और dear students effectors भी बार बार ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, हम इसीलिए शुरू में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके थे. आपको जस्ट एक बार फिर रिमाइंड करवाता चलूँ. इफेक्टर्स
ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और फिर एक्शन परफॉर्म करें। और इनका किया हुआ एक्शन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? आपको याद होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स ये कौन से नंबर पर था इन अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन? यस डियर स्टूडेंट्स, in the fifth number. Clear? So number 1 was stimulus, number 2 receptor, number 3 the coordinator, number 4 the effectors, and number 5 the response. So they will carry impulses from CNS towards the effectors. और इनकी examples क्या थे dear students? Effectors में जो chief examples हैं, they are the muscles and ग्लैंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो मोटर पाथवे पे दो तरह के रूट्स बनने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक और बात बताता चलूं कि ये जो मोटर पाथवेज हैं, यहां पर दो रूट्स निकाल रहे हैं। एक रूट हमारे विल पावर में है, जिसको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो दूसरा रूट है वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है उसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है डियर स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक इज फ्रॉम सोमा, एंड सोमा मीन्स बॉडी। ये जो नर्वस सिस्टम है, मोटर पाथवे का जो रूट है, या जो मोटर पाथवे ने जो सिस्टम बनाया है, this is under the control of ourselves, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है। और बेसिकली हमारे कंट्रोल में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स? अपना प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बार बार इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अंडर द विल। यस डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा, दैट इज वन एंड ओनली द स्केलेटल मसल्स। यानी कि कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। हमारे जो जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, यानी वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं, हमारे ढांचे के साथ अटैच हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। जैसे कि मेरे ये आर्म के या फोर आर्म के या हैंड के मसल्स, या मेरे ये जॉ मसल्स, या मेरे लेग के मसल्स, या थाई के मसल्स, या फुट के मसल्स, या फिर डायफ्राम जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, या इंटरकोस्टल मसल्स। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलेटल मसल्स। इनको हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, अपनी मर्जी से रिलैक्स करवा सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अपनी बाजू को एक्सटेंड करना है तो मैं इसको इस तरह से अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। इसको अगर मैंने फ्लेक्स करना है तो इसको मैं अपनी मर्जी से अंदर की तरफ मोड़ सकता हूँ। वो वाला नर्वस सिस्टम जो मोटर पाथवे से आ रहा है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और वो नर्वस सिस्टम किस स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रहा है? दैट इज वन एंड ओनली द स्केलेटल मसल्स। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो मीन्स सेल्फ। तो ये वाला जो नर्वस सिस्टम है जो मोटर पाथवे से आ रहा है, यानी काम इसका वही है, मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर और जाना टुवर्ड्स द इफेक्टर है, लेकिन इन सिस्टम्स के जरिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारी कोई बात नहीं सुनता, मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा, दैट इज दिस सिस्टम इज इनवॉलंटरी। सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने ब्रेन पे जोर लगाएं और सोचें कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में ऐसा है जो कि इनवॉलंटरी है, जिसको हम कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते।
सो आपको याद आ गया होगा, प्रीवियस गेट में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, इसके अंदर एनिमल टिश्यूज के अंदर के स्केलेटल मसल्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, वाइल मीन्स कि ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में है, जबकि दो तरह के मसल्स थे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं थे। और वो कौन कौन से थे डियर स्टूडेंट्स? नंबर 1 द कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स किसको सप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स? ये किसके अंदर मौजूद हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट। हमारे दिल के अंदर जो मसल्स मौजूद होती हैं जिसके ऊपर हमारा दिल मुश्तमिल होता है, हमारा हार्ट जिसके ऊपर कंपोज्ड है, दैट इज द कार्डियक मसल्स। और डियर स्टूडेंट्स, ये मसल्स हार्ट में कहाँ पर हैं, कौन सी लेयर में हैं, ये भी आप पढ़ के आ चुके हो। यहाँ पर जस्ट आपका नॉलेज को रिवाइज करवाता चलूँ कि कार्डियक मसल्स दे आर प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम। आपको याद होगा कि हार्ट की 3 मेजर लेयर्स थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सो मायो का मतलब ही मसल है, याद रखिएगा, आगे चलकर भी ये चीज़ें काम आएंगी। मायो मीन्स मसल, जहाँ पर भी मायो का वर्ड आएगा इट मीन्स मसल। तो मायोकार्डियम मतलब कि हार्ट की वो वाली लेयर जिसमें मसल्स होंगे, वहाँ पर ये। और दूसरा कौन सा इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर सर डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स? ज़रा रिवाइज करें। नंबर 1 दे आर प्रेजेंट इन द ट्रेकिया, दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंकस, दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स, they are present in the ureters, they are present in the urinary bladder, they are present in the esophagus, then in the stomach, then in the small intestine के तीनों पार्ट्स में, duodenum, jejunum, ileum, फिर उसके बाद large intestine के बाकी सारे तमाम पार्ट्स में, यानी कि cecum, appendix, then colon के आगे further parts, the ascending colon, then transverse colon, then descending colon, then the rectum and anus। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। याद आया आपको कि जो इंटरमीडिएट जो लेयर थी, मिडल लेयर जो थी ब्लड वेसल्स की, उसके अंदर ये स्मूथ मसल्स मौजूद होती हैं। तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो दे विल ऑल्सो कम अंडर द हेडिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, दैट इज द ग्लैंड्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लैंड्स, दोनों तरह के ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं, एक एंडोक्राइन एज वेल एज द एक्सोक्राइन। इसके हवाले से मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सेक्रीशंस यानी कि हार्मोन्स को डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड के अंदर, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्ट कंटेनिंग हैं और ये अपनी जो सेक्रेशंस होती हैं आम तौर पर जो कि एंजाइम्स या जूसेस की शक्ल में होती हैं, ये पोर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह के मेजर स्ट्रक्चर्स जो कि इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर सब डिवीजन के हवाले से। So our autonomic nervous system is further divided into 2 types of nervous system. The one is called as sympathetic nervous system and the other one is called parasympathetic nervous system. So these are the 2 subdivisions of autonomic nervous system, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को नर्व सप्लाई दे रहा था या ऐसे स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहा था जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, मीन्स दे आर इनवॉलंटरी। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत मज़े का सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। दिस सिस्टम
is activated during emergency situations. इमरजेंसी सिचुएशंस, इसी वजह से इसको कहा जाता है द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। यानी झगड़ते हुए या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जब हमारी जो हालत होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम, दैट वेरी टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, डियर स्टूडेंट्स, आप जरा अपने आप को ज़रा इमेजिन करें कि आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, लेट्स सपोज कि आप भाग रहे हैं, आपके पीछे कोई डॉग्स लग गए या आपके पीछे कोई दुश्मन भाग रहा है, आप आगे आगे भाग रहे हैं, आप इस कंडीशन को हम कहेंगे इमरजेंसी सिचुएशन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी नोट किया, आपने डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि उस वक्त हमारा जो हार्ट रेट है इज इंक्रीज्ड, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है जब हम भाग रहे होते हैं। हमारे नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 70 to 80 बीट्स पर मिनट है, लेकिन भागते हुए ये 80 क्रॉस कर जाता है, 90 एंड समटाइम 100 एंड समटाइम अबव 100 भी चला जाता है। तो इसको हार्ट रेट को बढ़ाने में उस इमरजेंसी सिचुएशन में किसका रोल है? द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरह से भागते हुए ऐसा तो नहीं है कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ हो और हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो, नॉट डियर स्टूडेंट्स। तो उस वक्त हमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेस्पिरेटरी रेट। सो रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज्ड ऐसी सिचुएशन के अंदर, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या भाग रहे हैं, या इवन कि आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप सोए हुए थे गहरी नींद, अचानक से आपने कोई डरावना ख्वाब देखा और डरावना ख्वाब देख के एकदम से उठ गए। जब हम एकदम से उठते हैं तो उस वक्त हमारे दिल की धड़कन तेज़ हुई होती है, हम तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हुआ होता है, और हमारा गला खुश्क हुआ होता है और हमारी आंखें ऐसे खुली होती हैं खौफ के मारे। सो उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इसका आइज पे क्या इफेक्ट होगा? इट विल कॉज, it causes the dilation of pupil. So dear students, ये pupil क्या है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ हम स्टडी करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ आई। उसमें हम देखेंगे pupil, ये बेसिकली जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने, तो आइज के अंदर एक इस तरह से ब्लैक स्पॉट सा नज़र आ रहा होता है, और स्पॉट के अंदर एक छोटा सा सुराख है। इस सुराख को हम कहते हैं प्यूपिल। सपोज दिस इज आवर आई, ये हमारा वो डार्क स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमें आई कलर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा सुराख होता है, उसे कहते हैं प्यूपिल। इसका फंक्शन क्या होगा आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उस वक्त हमारे प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज ऑल्सो द ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एक और काम होगा इस दौरान जब आप इमरजेंसी में हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट रखें, मतलब डाइजेशन जो है ये हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन में चला जाएगा। इस सूरत में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इट इनहिबिट्स डाइजेशन, यानी डाइजेशन को ये रोक देगा। इनहिबिट का मतलब रोक देना, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, ज़्यादा खून की सप्लाई कहाँ पर चाहिए, ज़्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ पर चाहिए, जो बॉडी के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको चाहिए। सो इस वजह से डाइजेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर उस साइड पर जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा। इसके कॉन्ट्रेरी में अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक, पैरा का मतलब है पैरेलल, यानी कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, और हर ऑर्गन के अंदर जहां सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम का फाइबर जाएगा, वहीं पे पैरासिम्पथेटिक का भी जाएगा। अब पैरासिम्पथेटिक इसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इस सिस्टम का नाम है रेस्ट एंड, यानी कि ये सिस्टम हमारा आम तौर पर उस वक्त एक्टिवेट होता है जब हम बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जो मेजर रोल है जो अल्लाह ताला ने इसको बनाया हमारे लिए, वो ये है कि जब वो इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो गई, जिस भी नौयत की इमरजेंसी सिचुएशन थी, सो व्हेन द इमरजेंसी सिचुएशन is over, the parasympathetic nervous system इसकी अब क्या जॉब है? जो सिंपैथेटिक ने किया था अब उसी को वापस नॉर्मल करना है। किस तरह से डियर स्टूडेंट्स? वहां पर डाइजेशन इनहिबिट हुई थी तो ये प्रोमोट करेगा, इट प्रोमोट्स डाइजेशन। इसी तरह से यहाँ पर जो प्यूपिल हैं, यानी कि जो आँख के अंदर जो सुराख होता है हमारे, वो डायलेट हुआ था, उसका साइज इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर इसके ऑपोजिट ये करेगा उसको वापस, इट कंस्ट्रिक्ट्स। कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सुकड़ जाना, मीन्स कि इसका डायमीटर कम हो जाना। सो इट कंस्ट्रिक्ट्स प्यूपिल। नंबर 3, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया था कि हमें उस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे हार्ट रेट को बढ़ा दिया था। तो ये क्या करेगा? इट विल लोअर द हार्ट रेट टू नॉर्मल। लोअर द हार्ट रेट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट था उससे कम कर दिया। नोट डियर स्टूडेंट्स, ये इसका काम नहीं है। जो हार्ट रेट ओवर हो चुका था, मतलब आपका नॉर्मल हार्ट रेट है 70 to 80, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसको कर दिया था 90 to 100। तो जब वो सिचुएशन ओवर हो चुकी है, अब उसको वापस नीचे लेके आना है टू नॉर्मल, यानी कि 70 से 80 की रेंज में वापस लेके आना। एंड नंबर 4, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया था? रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सिचुएशन ओवर हो गई तो देन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट ऑल्सो लोअर्स द रेस्पिरेटरी रेट टू नॉर्मल। ये बात आपने साथ में लाजमी याद रखनी है कि लोअर कहाँ पे कर रहा है? नॉर्मल। यहाँ पर लोअर का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल से नीचे लेके जाएगा। इसको जो हाई हो चुका था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हेन द सिचुएशन इज ओवर उसको नॉर्मल पे लेके आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो दो चीज़ें याद रखनी है कि सेंसरी पाथवे सिर्फ एक ही रूट बनाएगा, मोटर पाथवे 2 रूट्स बनाएंगे। एक हमारे कंट्रोल में है, एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है उसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट को, स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को सप्लाई करेगा। और इसकी आगे 2 मेन डिवीजन्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन काम करने वाला है, और जब उस इमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो गई तो अब उसको वापस जो कुछ ओवर हुआ था उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हम किसी परेशानी की हालत में होते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे काम आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।